गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं प्रतीक्षारत था। आज पुनः क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से सेल्फ तथा क्रॉस पॉलिनेशन की। उस सेल्फ तथा क्रॉस पॉलिनेशन में आपने बहुत सारी बातों को सीखा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आपकी बात आती है वह है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं विशेष रूप से बीजांड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स में विशेष रूप से बीजांड की जो संरचना है, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या जो बीजांड की संरचना है, विगत वर्षों में कई बार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में ये पूछा गया है। तो आने वाले समय में आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी बोर्ड की, उसमें इसके स्ट्रक्चर की जो आने की जो संभावना है वह बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः यहाँ पर जैसे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं बीजांड की संरचना। तो आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना रहेगा और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताना रहता है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो वह आपका 4 नंबर में होता है, और 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप चित्र को बनाएंगे और चित्र को बनाने के साथ साथ आप उस चित्र के बारे में कुछ मुख्य बातों को भी आप बताते हैं। तो जैसा कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है विशेष रूप से बीजांड की। किसकी है? बीजांड की। और ये बीजांड कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं? किसमें? पौधों में। किसमें पढ़ रहे हैं? पौधों में। तो बीजांड सामान्यतः बीजांड वृंत द्वारा, ये जो बीजांड है, बीजांड विशेष रूप से बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन पर क्या होता है? बीजांडासन पर सधा होता है, या बीजांडासन के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। फिर से देखिए, बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन पर सधा होता है या उसके द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। बीजांड सामान्यतः इस बीजांड द्वार को छोड़कर, बीजांड द्वार को छोड़कर सामान्य रूप से ये दोहरे आवरण द्वारा क्या होता है? घिरा होता है, या बीजांड के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है। यहां तक क्लियर? यहां पर दिखाई दे रहा है आपको 3 आवरण, लेकिन वास्तव में ये एक आपका है और एक ये। तो टोटल कितने हुए आवरण? 2 आवरण हुए। कितने हुए? 2। तो ये दोहरा आवरण 2 आवरण द्वारा घिरा होता है। यहां तक क्लियर? आगे देखिए, बीजांड के अंदर थैलीनुमा रचना होती है। ये जो रचना दिख रही है एक प्रकार से थैलीनुमा रचना होती है। बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा रचना होती है, और इस थैलीनुमा रचना को भ्रूणकोश कहते हैं। आप अपने नोट्स में भ्रूणकोश कर लीजिएगा। चित्र में भ्रूणकोश ही बताया गया है और लिखने में भ्रूणकोश हो गया है, तो उसको वहां पर आप क्लियर कर लीजिएगा।
होगा आपका भ्रूण कोश। तो कहने का मतलब कि बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है और इस थैलीनुमा रचना को भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश कहते हैं, जहां पर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उस थैली को हम क्या कहते हैं, विशेष रूप से भ्रूण कोश कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस भ्रूण कोश में ये जो भाग है ये इसका कहलाता है निभाग। ये जो भाग है ये इसका कहलाता है विशेष रूप से निभाग। ध्यान दीजिएगा, तो भ्रूण कोश में कोश का रहेगा, पा नहीं का। तो भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 एंटीपोडल कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, या जिसे आप एंटीपोडल सेल्स भी कहते हैं। तो 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं विशेष रूप से निभाग की ओर होती हैं। भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। इसी भ्रूण कोश में मध्य में 2 द्वितीयक केंद्रक होता है। 2 द्वितीयक केंद्रक, इसका कार्य क्या है आगे आपको हम फर्टिलाइजेशन में बताएंगे कि ये जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं ये किस कंडीशन में क्या कार्य करते हैं, क्या इनमें क्रियाएं घटित होती हैं, आगे हम आपको बताएंगे। तो भ्रूण कोश के मध्य में 2 द्वितीयक केंद्रक होता है और बीजांड द्वार की ओर, ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार है, ठीक है। तो बीजांड द्वार की ओर भी 3 प्रकार की सेल्स हैं, 1 2 3। तो यहां पर जो ये और ये जो बाह्य जो सेल है इसको कहते हैं विशेष रूप से सहायक कोशिकाएं। इसको क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और मध्य में जो होता है इसे विशेष रूप से कहा जाता है अंड केंद्रक कहते हैं। इसे विशेष रूप से क्या कहते हैं, अंड केंद्रक कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन पर सधा होता है। बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है। बीजांड में थैलीनुमा रचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं और इस भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 एंटीपोडल कोशिकाएं या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। मध्य में 2 द्वितीयक केंद्रक होता है और बीजांड द्वार की ओर, विशेष रूप से बीजांड द्वार की ओर आपकी 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड केंद्रक उपस्थित होता है। इतनी बातें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स में सफिशिएंट है। इतनी बातें अगर आप एग्जाम्स में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब यहां पर आपने अध्ययन कर लिया विशेष रूप से ओव्यूल्स का, बीजांड का। अब आगे जो बात आपकी आती है पराग कण का अंकुरण तथा पराग नलिका की वृद्धि या पराग नलिका का विकास। जैसा कि पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब कोई पराग कण पराग कोश से निकलकर किसी वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो अगर किसी पौधे में परागण हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें निषेचन की क्रिया हो गई, नहीं, अभी सिर्फ उसमें परागण की क्रिया हुई, यानी परागकण पराग कोशों से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। अब उसी के आगे की प्रक्रिया है, जब परागकण स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये रचना आपने देखा था, विशेष रूप से मैंने बताया था, कुछ इस टाइप से रचना आपने देखा था, ऐसी रचना, इसको आपने नाम दिया था वर्तिकाग्र, इसको आपने नाम दिया था वर्तिकाग्र या इसको कहा जाता है स्टिग्मा, इसको वर्तिकाग्र या इसको स्टिग्मा कहते हैं। तो इसी पर जब परागकण पहुंच जाते हैं तो वह प्रक्रिया आपकी परागण कहलाती है। अब जब परागकण यहाँ पर पहुंचते हैं
तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, ध्यान दीजिए। तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें पराग कणों का अंकुरण होता है और पराग नलिका का क्या होता है, विकास होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही परागकण इसमें स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो ये प्रक्रिया परागण कहलाई। और इसी का जो भाग है, ये जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र के द्वारा तरल रसायन स्रावित होते हैं। तरल रासायनिक पदार्थ विशेष रूप से इसके द्वारा, स्टिग्मा के द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा एक तरल चिपचिपा रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। और वह तरल चिपचिपा जो रासायनिक पदार्थ होता है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एक पराग कण को दर्शाने का प्रयास किया है। ये पराग कण है, ठीक है। और जैसे ही ये पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अभी मैंने बताया कि एक तरल चिपचिपा पदार्थ, एक तरल चिपचिपा रासायनिक पदार्थ इस वर्तिकाग्र से स्रावित होता रहता है। और यह तरल पदार्थ करता क्या है, इसका जो ये परागकण है, ठीक है, और तरल पदार्थ क्या करता है, इसके, ये परागकण है विशेष रूप से, ये परागकण का बाह्य चोल है, ये परागकण का अंतःचोल है, अंतःआवरण है, ये परागकण का केंद्रक है, न्यूक्लियस है। और यहाँ ये परागकण की जो भित्ति है, इसमें विशेष रूप से ये इसके क्या है, जनन छिद्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो वो जो तरल होता है, जो यहाँ से निकल रहा तरल, ठीक है, वह परागकण की जो अंतःभित्ति है या जो अंतःचोल है, इसको गला देती है। और यह अंतःचोल विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यह अंतःचोल क्या करता है, जनन छिद्रों के माध्यम से, ठीक है, जनन छिद्रों से के द्वारा ये वृद्धि करता है। जनन छिद्रों से वो करके ये जो भाग है, ठीक है, जो अंतःचोल है, जब गलेगा तो ये जनन छिद्र सहित ये नीचे वृद्धि करेगा। कैसे करेगा, आगे हम आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए, जो केंद्रक होता है, ठीक है, परागकण का जो केंद्रक होता है, जब इसका बाह्य और अंतःचोल ये गलता है, गल जाता है उस तरल पदार्थ से, तो उस कंडीशन में इसका जो केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक में भी परिवर्तन होता है। तो जो केंद्रक होता है, ये दो केंद्रक में बढ़ जाता है। एक तो आपका वर्धीय केंद्रक बन जाता है और दूसरा आपका क्या बनता है, जनन केंद्रक बनता है। ध्यान दीजिए, एक वर्धीय केंद्रक, इस केंद्रक के विभाजित होने से एक वर्धीय केंद्रक और एक जनन केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अभी मैंने बताया कि जो अंतःचोल होता है वो जनन छिद्र सहित, यहां पर देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 है, 1 2, यहां पर 3 तीसरा नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो अंतःचोल है, ये जनन छिद्रों के माध्यम से इस टाइप की एक नलिका का क्या करता है, विकास करता है। और यही नलिका क्या होती है, विशेष रूप से आपकी क्या कहलाती है, पराग नलिका कहलाती है। और आपका टॉपिक क्या है, पराग कणों का या परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर आपने देखा इसका जो केंद्रक था, दो भागों में, दो केंद्रक में, वर्धीय केंद्रक और जनन केंद्रक में रूपांतरित हुआ, ठीक है। इसका जो अंतःचोल था वह जनन छिद्रों के माध्यम से एक नलिका के रूप में विकसित हुआ और उस नलिका को आपने क्या कहा, पराग नलिका कहा। ध्यान दीजिए, अब यहां पर पराग नलिका बन गई और ये पराग नलिका धीरे धीरे क्या करती है, वृद्धि करती है। अब पराग नलिका जैसे जैसे वृद्धि करती है तो इसका जो जनन केंद्रक होता है, ठीक है, पराग कण का जो जनन केंद्रक है, यह इस नलिका के माध्यम से, पहले तो ये वर्धीय केंद्रक आगे आगे गति कर रहा है, ठीक है, और यहां पर जो जनन केंद्रक होता है यह इसी नलिका के माध्यम से, ठीक है, वर्तिकाग्र और वर्तिका से होते हुए, इसके अंदर की जो रचना है, यहां पर आपने पढ़ा था, ये वर्तिका थी, ठीक है, अंदर की जो रचना थी इसको आपने पराग नलिका कहा था और बाहर की जो रचना थी इसको आपने क्या कहा था, विशेष रूप से आपने वर्तिका कहा था। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये पुष्प के 3 मादा भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है।
बात समझ में आई। तो ये जो जनन केंद्रक है और ये विशेष रूप से नलिका केंद्रक, ठीक है, जिसे आप ऊर्ध्वीय केंद्रक की संज्ञा में दिए हैं, ठीक है। तो ये जो जनन केंद्रक है, जैसे ही ये नलिका बनती है, इसी नलिका में ये क्या करता है, आगे की ओर वृद्धि कर, आगे की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। वर्तिकाग्र से वर्तिका के सहारे ये जनन केंद्रक नलिका के द्वारा आगे खिसकता है, ठीक है। तो ये जनन केंद्रक जब नलिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो जनन केंद्रक होता है, ये जनन केंद्रक इसी नलिका में दो युग्मक का निर्माण करता है, दो युग्मकों में विभाजित हो जाता है। और ये दोनों आपके कैसे युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक। तो ये जब नर युग्मक बन गए, दो नर युग्मक, अब यही नर युग्मक इस पराग नलिका के माध्यम से अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करते हैं, और यही नर युग्मक जा करके यहाँ पर ये जो द्वितीयक केंद्रक और अंड केंद्रक है, इनको निषेचित करते हैं। तो यहां से मान लीजिए ये पराग नलिका आई, यहां से ये पराग नलिका इसमें प्रवेश की, ठीक है। और इसी पराग नलिका के सहारे जो दोनों नर युग्मक हैं, वो भी क्या करते हैं, अंडाशय के विशेष रूप से बीजांड में क्या करते हैं, ये प्रवेश करके, ठीक है, द्वितीय केंद्रक और अंड केंद्रक को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि द्वितीय केंद्रक को जब निषेचित करेगा एक नर युग्मक तो क्या बनेगा, और जब दूसरा नर युग्मक अंड केंद्रक को निषेचित करता है तो क्या बनता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये तो था आपका विशेष रूप से परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास। इसी के साथ इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात की हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये दोनों नर युग्मक द्वितीय केंद्रक और अंड केंद्रक, क्योंकि ये इस पराग नलिका के माध्यम से, ठीक है, दोनों नर युग्मक क्या करते हैं, अंडाशय के विशेष रूप से बीजांड में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, इसमें भ्रूणकोश में आ जाते हैं, ठीक है। बीजांड के विशेष रूप से भ्रूणकोश में आएंगे, ये भ्रूणकोश है, इसमें प्रवेश करते हैं। और जब ये प्रवेश करेंगे तो कौन सा नर युग्मक, ठीक है, कौन सा नर युग्मक किस केंद्रक को निषेचित करता है और उसके निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।